हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड में, जहां आज हम डिस्कस करेंगे अपने क्लास 9th के चैप्टर जो हमारा आता है बायोलॉजी से, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में अगर साफ तौर पर बात करें तो ये बायोलॉजी का क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है। वैसे अगर चैप्टर वाइज बात करें तो ये हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 5th होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, इससे रिलेटेड थोड़ा सा उसका इंट्रो, और उसके बाद में जितने भी हमारे टॉपिक्स इसमें आज कंप्लीट हो पाएंगे उतना करेंगे, बाकी की चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के अच्छे से बैठ जाइए, और उसके बाद में आप जैसे ही नोट डाउन करते चल रहे हैं सेम एज वैसे ही आप भी नोट डाउन करते चलिए, जिससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो आइए इन्हीं सब बातों के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये क्लास। तो हमारा जो आज का पहला इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक होगा, तो सबसे पहले हम आज ये जानते हैं कि आखिर में हम जब बोलते हैं कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आखिर ये चीज़ किसे कही जाती है या इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मोटे मोटे तौर पर आइए स्टार्ट करते हैं इसके थोड़े से इंट्रो से रिलेटेड हम लेकर के अपने इस वीडियो को, जहाँ पर सबसे पहला हम देखते हैं, हम बोल रहे हैं इस चैप्टर में कि इसका नाम क्या है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अगर इसकी ज़रूरी सी बात हम करें कि आखिर इतने इस लाइंस का मतलब ये होता क्या है, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब निकल के आता है, वो हमारा क्या है, सेल। मतलब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अगर हम टोटली कहेंगे तो हमारा वो क्या कहलाएगा, सेल। अब ये जो चैप्टर हमारा है, हमारा बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर, तो ये टोटली बेस्ड हमारा है किसके, सेल के ही ऊपर। तो हम इसी सेल के टॉपिक को लेकर के इसमें जितने भी टॉपिक्स हमारे अदर आएंगे इस सेल से रिलेटेड, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, या हमारी सेल की डिस्कवरी कब हुई, सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसका काम क्या होता है, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पर स्टडी करनी है। तो हमने क्या जाना अभी तक कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है हमारा, वो क्या होता है, हमारा सेल। सेल का मतलब होता है, तो यहाँ से अगर हम सेल के बारे में बात करेंगे तो सेल का मतलब होता है अ लिटिल रूम। मतलब एक छोटे से रूम के जैसी संरचना हम मान सकते हैं किसकी होती है, सेल की। मतलब अगर इसके हम स्ट्रक्चर की डिफिनीशन की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि अ लिटिल रूम, मतलब सेल का मतलब ही हो जाएगा एक छोटा सा रूम हमारा। अब आखिर में अ लिटिल रूम, अब इस चीज़ का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो होती है हमारी सेल। सेल के बाद में हमारा ये सेल एक साथ ऑर्गेनाइज होकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं टिश्यूज़। और इसी टिश्यू के बाद में हमारे बनते हैं क्या, ऑर्गन्स। और इस ऑर्गन्स के बाद में जो हमारा एक नया स्ट्रक्चर बन करके आता है उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जो लास्ट में हमारा इन सभी चीज़ों के कंप्लीट होने के बाद में बनता है, वही हमारी होती है मेन बॉडी। तो साफ तौर पर अगर हम कहें कि आखिर में ये बॉडी, हमारी इस बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे हुआ, बना कैसे, तो ये बॉडी हमारी सबसे पहले कोई एक सेल जैसी रही होगी, छोटी सी, यानी एक सबसे स्मॉल यूनिट हमारी। उसके बाद ये एक साथ मिल करके टिश्यू का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया होगा। फिर ये टिश्यू मिल करके हमारे ऑर्गन्स को बनाया होगा। इस ऑर्गन से बना हमारा ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में हमारे इस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर हम इस सेल को लेकर के और इन सभी बातों को लेकर के इसकी डिफिनीशन को हम बताने की कोशिश करें या डेराइव करने की कोशिश करें, तो साफ साफ एक ही लाइन यहाँ पर हमारे सामने बन करके आएगी। और वो लाइन हमारी होती क्या है, वो छोटी सी लाइन हमारी हो जाएगी
आप लोग भी साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम क्या कह रहे हैं कि जो सेल होती है हमारी वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। मतलब अगर इसी में आप इसकी दूसरी लाइन की बात करो तो हमारा जो चैप्टर में इंक्लूड है वो भी आ जाएगा कि इट इज अ फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहेंगे इसको हम कि एक फंडामेंटल या बेसिक यूनिट कही जाती है किसकी, लाइफ की। मतलब द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड लाइन हमारी इट इज़ अ फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसी से हमारे जो लाइफ का एराइज होना या कह सकते हैं जहाँ से लाइफ किसी ऑर्गेनिज्म की एराइज होती है उसमें अगर हम सबसे छोटे यूनिट की बात करें, सबसे स्मॉल यूनिट की, तो ऑलवेज वो स्टार्ट होती है हमारी कहाँ से, सेल से। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम अगर देखें कि उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है तो सबसे स्मॉल यूनिट हमारी जो बनेगी वो हमारी क्या होगी, सेल। तो इतनी बातें हमारी हो गई किसके, सेल के बारे में। अब बात करेंगे हम कि आखिर इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने इसको डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, और उसके बाद इसमें पाए जाने वाले कंपोनेंट के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम अपने इस टॉपिक में बात करेंगे क्या कि डिस्कवरी ऑफ सेल, मतलब सेल की खोज आखिर हुई कैसे। तो पहले आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा कि सबसे पहले हमारे पास जो सेल से रिलेटेड, डिस्कवरी से रिलेटेड एक जो साइंटिस्ट सबसे पहले आए थे हमारे, वो साइंटिस्ट हमारे कौन थे, 1665 में, यानी ईयर हमारा कौन सा था, वो 16th सेंचुरी का। कौन सा, 1665 में एक हमारे वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट आए। कौन आया था वो, रॉबर्ट हुक आए थे। कौन थे वो, रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले सेल की अगर डिस्कवरी की बात करें हम तो पहला श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सेल की खोज की थी, लेकिन वो सेल लिविंग नहीं थी। वो कैसी सेल थी, डेड सेल थी। इन्होंने जो चीज़ें देखी थी वो एक पेड़ की छाल थी, और उस पेड़ की छाल में जैसे मधुमक्खी के छत्ते लगाए लगते हैं वैसे ही ये हनी कॉम्ब के रूप में दिखाई दिया था इनको ऐसे, और उसमें बहुत से क्या थे, पोर्स थे, यानी बहुत से छेद दिखाई दे रहे थे। तो ये हमारा क्या है, कॉर्क हम कह सकते हैं। मतलब जो हमारी पेड़ की छाल है इसका स्ट्रक्चर कैसे था हमारा, हनी कॉम्ब जैसा, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनी कॉम्ब के जैसा था ये, बीच बीच में छेद छेद दिखाई दे रहे थे। जिस समय इन्होंने इस स्ट्रक्चर को देखा था तो ये स्ट्रक्चर टोटली क्या था, ये डेड स्ट्रक्चर्स थे। तो इन्होंने इसका नाम सेल दिया था। इन्होंने देखा कैसे था इसको, इन्होंने सेल्फ मेड एक माइक्रोस्कोप बनाया था, मतलब खुद के हाथों से एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था और उसी में ये स्ट्रक्चर इन्होंने देखा था। तो यहाँ से अगर हम इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड बातों को कहें तो साफ साफ यहाँ पर एक बात निकल के क्या आएगी हमारे सामने कि रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज कैसे की थी। तो यहाँ पर हम कहेंगे इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन द, इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन द। आप भी साथ में इन लाइंस को नोट डाउन करते चलिएगा जिससे नोट्स भी बन जाएगा अच्छा सा, और बाद में पढ़ने में आपको आसानी भी हो, और साथ साथ आप जब नोट करते चलोगे तो माइंड में वो चीज़ें ऑलवेज फ्रेश बनी रहेंगी। तो हमने क्या कहा कि इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। अब देखिए आ गया, क्या आया कि थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, मतलब लकड़ी की छाल का एक छोटा सा टुकड़ा था। कब की बात है ये, 1665 की। साइंटिस्ट का नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। इन्होंने देखा कि एक लकड़ी का छोटा सा, या कह सकते हो लकड़ी की जो छाल होती है उसमें एक छोटा सा टुकड़ा लिया इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने क्या देखा, इसको अपने थ्रू
सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, यानी सेल के बारे में सबसे पहले अगर किसी साइंटिस्ट ने एग्जामिन किया था, उसकी चर्चा की थी या ज्ञात किया था उसके बारे में, तो वो थे हमारे रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक लकड़ी की छाल में अपने ही हाथों से बनाए माइक्रोस्कोप के द्वारा स्ट्रक्चर को देखा था, और ये स्ट्रक्चर हमारा कैसा था, तो हमने अभी आपको बताया कि हनी कॉम्ब जैसा, यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रहा था। तो आप कह सकते हो इट लुक्स लाइक हनी कॉम्ब, इट लुक्स लाइक हनी कॉम्ब। कैसे दिखाई दे रहा था ये? मधुमक्खी के छत्ते के समान। तो हमने क्या कहा कि एक कॉर्क का छोटा सा स्लाइस था, जिन्होंने इसने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से एग्जामिन किया था सेल के बारे में 1665 में, और उसकी स्ट्रक्चर की जो बनावट थी, यानी उसका जो स्ट्रक्चर था हमारा कैसा था, वो हनी कॉम्ब जैसे मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रहा था। और इसमें बहुत सारे क्या पाए जा रहे थे, कंसिस्टिंग मैनी अपार्टमेंट। हमने अभी आपसे कहा कि छोटे छोटे छेद थे उसमें, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे होते हैं होल्स, वैसे ही हमारे क्या थे, इसमें भी कैसा दिखाई दे रहा था, हनी कॉम्ब जैसा, और उसमें छोटे छोटे पोर्स थे, जिससे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल अपार्टमेंट्स। सेल के बारे में एक बात और कही गई थी, और वो हमारी जो दूसरी बात थी वो क्या थी, कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पूरे अर्थ पर एराइज हुई हैं या ओरिजिनेट हुई हैं, वो टोटली किससे मेड हुई हैं, यानी किससे बनी है, वो टोटली मेड अप ऑफ बाय द सेल। मतलब आप कह सकते हो कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड बाय सेल, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमने पहले ही बता दिया। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, एक लाइन और, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड बाय सेल्स। ये हो जाएगा हमारा। इतनी सारी चीज़ें हमारी क्या थी, डिस्कवरी ऑफ सेल से रिलेटेड। अब बढ़ेंगे हम अपने इस आगे वाली टॉपिक में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो 1 मार्क्स में आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और वो आपको पहले ही भी बता दे रहा हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, ह्यूमन बींग्स में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, ह्यूमन बींग्स में लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, इसके बारे में। तो एक एक लाइन इसके बारे में आइए नोट डाउन करवा देते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है, कुछ नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, हेडिंग डालिएगा नोट में, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं ये 1 लाइन में, सिर्फ 1 नंबर के होते हैं, उनको ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे ही याद रखिएगा। जो हमारी स्मॉलेस्ट सेल होती है वो हम मानते हैं किसको, PPLO को, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये एक सबसे स्मॉलेस्ट सेल मानी जाती है। सेकंड हमारी होती है लार्जेस्ट सेल, और ये हमारा होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। थर्ड पॉइंट हम नोट डाउन करेंगे कि हमारा लॉन्गेस्ट सेल कौन सा हो जाएगा। लार्जेस्ट का मतलब बड़ा हो जाएगा, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा कौन सा होता है, तो ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है वो चीज़ें जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन्स, यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है हमारा। फोर्थ हमारा जो इसमें एक पॉइंट नोट डाउन करने लायक है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसमें लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो वो होती है ओवम, जिसे हम अंडा बोलते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन। तो ये जो हमारा होता है ये होता है स्पर्म, जिसे हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा, 5 पॉइंट। स्मॉलेस्ट सेल पूछी जाए सबसे
जहाँ पर ह्यूमन का नाम नहीं आएगा, सिर्फ स्मॉलर सेल पूछी जाए तो PPLO आपका हो जाएगा। ये आपका होता है निमोनिया फैलाने वाला एक ऑर्गेनिज्म। दूसरा अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। थर्ड है हमारा लॉन्गेस्ट सेल अगर पूछा जाए तो न्यूरॉन्स हो जाएगा। फोर्थ हमारा लार्जेस्ट सेल अगर ह्यूमन का नाम लगा दिया गया वहाँ पर तो ओवम हो जाएगा आपका। और स्मॉलेस्ट सेल अगर ह्यूमन की पूछेगा तो आपका हो जाएगा क्या, स्पर्म। इतनी बातें क्लियर। अब बढ़ते हैं इसमें फटाफट से कहाँ, आगे की तरफ। आगे हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने होते हैं, कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने पाए जाते हैं हमारे इस वर्ल्ड में अगर बात करें तो हमारे 2 तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। किसके आधार पर अगर देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। मतलब हम अगर देखें कि 3 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो 2 टाइप्स ऑर्गेनिज्म हमारे यहाँ पर मिलते हैं। एक होता है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकंड वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आइए करते हैं यहाँ पर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जहाँ पर भी वर्ड आए यूनी का मतलब होता है नंबर में कितना होगा वो 1, और जहाँ पर भी वर्ड आ जाए मल्टी तो मल्टी का मतलब होता है मेनी। तो नाम में अगर है यूनी तो यूनी का मतलब 1 हो जाएगा, नाम में अगर है मल्टी तो मल्टी का मतलब बहुत सारे यानी मेनी हो जाएगा। तो जहाँ पर यूनिसेलुलर की बात आएगी तो मतलब वो सिर्फ सिंगल सेल वाले होंगे, जहाँ पर मल्टी की बात आएगी वो मेनी सेल्स वाले होंगे, यानी बहुत सारी सेल्स क्या होंगी उसमें पाई जाएंगी। तो पहले 2 पार्ट आप डिवाइड कीजिए अपनी पेज का ऐसे, और एक तरफ हम लोग लिखेंगे यूनिसेलुलर के बारे में, दूसरे तरफ लिखेंगे हम लोग मल्टी सेलुलर के बारे में। तो अगर बात करें यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो यूनि का मतलब हमने आपसे क्या बताया कि जो सिंगल सेल वाले होंगे, तो इसमें हम लिखेंगे इट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दूसरे तरफ आए इधर, इसी का जस्ट अपोजिट, इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, मतलब इसमें बहुत सारी सेल्स होंगी। एक हमारे पास है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दूसरा क्या है, बहुत सारे सेल पाए जाएंगे इसमें। इधर हम कहेंगे यहाँ पर जो भी फंक्शंस प्रोवाइड होगा वो सिर्फ सिंगल सेल के द्वारा प्रोवाइड होगा, यहाँ पर जो फंक्शंस होंगे वो सारी सेल्स में अलग अलग फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो इसमें हम एक लाइन और नोट डाउन करेंगे यूनिसेलुलर में कि ऑल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, ऑल फंक्शंस performed by all functions performed by a single cell, यानी जितने भी फंक्शंस इधर परफॉर्म होंगे यानी होंगे वो सिर्फ सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जाएंगे। दूसरे साइड हम लोग नोट डाउन क्या करेंगे कि डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ये इतनी बातें हो गई हमारी। अब यहाँ से एक चीज़ और होती है कि जो लाइफ होती है वो सिंगल सेल में कम पाई जाती है, और जो लार्ज सेल हमारी होती है यानी मल्टी सेलुलर, इसमें क्या होता है कि लाइफ स्पैन जो है ज़्यादा होता है। यूनिसेलुलर की बात करें तो लाइफ स्पैन कम होता है, मल्टी में लाइफ स्पैन क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब जो यूनिसेलुलर होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ये बहुत कम दिन तक जीवित रहते हैं, लेकिन अगर मल्टी की बात करें तो ये काफ़ी दिन तक जीवित रहते हैं यानी जिंदा रहते हैं। तो एक एक लाइन इसको भी मेंशन करेंगे इसमें।
इट्स लाइफ स्पैन इज शॉर्ट। इधर हम बात करें तो इट्स लाइफ स्पैन इज लॉन्ग। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं दोनों में। तो इधर का एग्जाम्पल हो जाएगा, सिंगल सेल की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ETC, इतने सारे। इधर के एग्जाम्पल की बात करें तो नॉर्मली इसमें आ जाएंगे कौन, ह्यूमंस, सेकंड वन इज ट्रीज एंड एनिमल्स। तो ये हमारा क्या था कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो 2 टाइप्स ऑर्गेनिज्म हमारे पास हुए, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टी का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ सेल जिसमें पाई जाएं। इसमें सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं सिर्फ एक सेल के द्वारा। मल्टी में सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं अलग अलग सेल के द्वारा होते हैं। यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं उनका लाइफ स्पैन यानी उनका जीवन काल बहुत कम होता है। मल्टी में जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इनका लाइफ स्पैन यानी जीवन काल अधिक माना जाता है। इसका मेन एग्जांपल होगा अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया हमारा। यहाँ पर हमारा ह्यूमन, ट्रीज एंड एनिमल्स। ये इतनी बातें हमारी क्या हो गई टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला हमारा जो टॉपिक है इसमें वो हमारा है फंक्शन ऑफ सेल। पहले एक नॉर्मल सा हम जो टॉपिक लेकर के चल रहे हैं सभी पहले हम सेल के बारे में पूरा एक बार क्या करते हैं, जितनी भी चीज़ें उसमें हमारी आ सकती हैं उसको हम पहले एक बार डिफाइन कर लेते हैं, फिर जो सेल ऑर्गेनल्स हमारे होंगे उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो एक एक टॉपिक नॉर्मली तरीके से लेकर के चल रहे हैं जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और नोट्स भी एक अच्छे से बनाते हुए प्रिपेयर करते हुए आप लोग चलिए साथ में। तो अगला हमारा जो हेडिंग होगा वो हेडिंग हमारा होगा फंक्शन ऑफ सेल्स, यानी हमारे जो सेल्स होती हैं उनका काम क्या होता है। तो यहाँ पर एक लाइन नोट डाउन करेंगे, सेल्स डू बेसिक फंक्शंस लाइक, कौन कौन से फंक्शन होंगे हमारे इसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा डाइजेशन। सभी की सभी कुछ ना कुछ सेल के द्वारा ही क्या होते हैं, फंक्शन से हमारे ये होते हैं कंप्लीट। और हमारा और कौन सा फंक्शन आएगा, एब्जॉर्प्शन। तो जो मेन फंक्शन होते हैं हमारे सेल के वो क्या होते हैं हमारे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन एंड लास्ट वन इज एब्जॉर्प्शन। मतलब गैसों का आदान प्रदान। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को हमने क्या किया बॉडी में हमारे इन हुई, मतलब हमने सांस को क्या किया, ऑक्सीजन को अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। तो ये किसके द्वारा होगा, सेल के द्वारा। डाइजेशन, हम जो भी फूड को अपनी बॉडी में लेते हैं यानी ग्रहण करते हैं तो उसका भी हमारा जो पाचन होता है वो भी किसके द्वारा होगा, सेल्स के द्वारा। लास्ट हमारा जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं पीते हैं उसका एब्जॉर्प्शन भी किसके द्वारा होता है, वो सेल्स के द्वारा ही होता है। तो हमारे ये मेन फंक्शंस होते हैं सेल के, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेकंड वन इज डाइजेशन एंड लास्ट वन इज एब्जॉर्प्शन। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक की, इसमें कंपोनेंट ऑफ सेल। मतलब कौन कौन से कंपोनेंट सेल में ऐसे पाए जाएंगे जिनसे सेल क्या होती है, एक अच्छे से किसी वर्क को परफॉर्म कर सकती है। मतलब मेन कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। हम अपने अभी इस टॉपिक में बात करेंगे कि कंपोनेंट ऑफ सेल कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सेल होता है
इसमें एक लाइन हम नोट डाउन करेंगे, द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल इज, द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल इज, जो मेन कंपोनेंट होते हैं सेल के हमारे वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, पहला हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम कह सकते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड वन इज न्यूक्लियस एंड लास्ट इज साइटोप्लाज्म। तो ये थ्री मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी सेल के फॉर्मेशन के लिए या उसके स्ट्रक्चर के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये एक सेल है, इस सेल में जो अंदर में एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है जहाँ पर क्रोमोसोम वगैरह होते हैं, वो हमारा होता है न्यूक्लियस। जो आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और जो इसके अंदर लिक्विड पार्ट पाया जाता है जिसमें सभी सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये इतने तीन कंपोनेंट हमारे होते हैं किसके, सेल के कंपोनेंट। आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन, अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इसका जहाँ पर क्रोमोसोम वगैरह पाए जाते हैं वो हमारा होता है क्या, न्यूक्लियस। अब बढ़ते हैं इसमें आगे और बात करेंगे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि आखिर सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, उसे प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है, हमने अभी आपको बताया कि जो हमारे सेल का इन्वेलप होता है, इन्वेलप मतलब या कह सकते हो आप कि सेल कवरिंग जो होती है या आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, मतलब सेल के बाहर का आवरण या कह सकते हो सेल को घेरने वाला कवर, इन सभी चीज़ों को हम कह सकते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ से पहली लाइन नोट डाउन करेंगे हम लोग, तो पहली लाइन हमारी हो जाएगी, इट इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच सेल, इट इज़ द बाउंड्री ऑफ, इट इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच सेल, which separates क्या हमने कहा कि इट इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच सेल, ये जितनी भी सेल्स पाई जाएंगी सबकी बाउंड्री होती है यानी उसका कवर होता है, which separates the cytoplasm from surrounding, which separates the cytoplasm from surrounding, एक एक लाइन को नोट डाउन करते चलिएगा, सभी लाइंस क्या हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, तो देखिए जो सेल मेम्ब्रेन हमारी होती है ये ऑलवेज प्रेजेंट होती है प्लांट में भी और प्रेजेंट होती है कहाँ, एनिमल में भी। तो हम कह सकते हैं इट इज़ प्रेजेंट इन both animal and plant cell, एनिमल एंड प्लांट सेल। तो हमारी सेकेंड लाइन क्या हो गई कि ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों जगहों पर पाई जाती है। अब तीसरी बात हमारी आती है कि आखिर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है या सेल मेम्ब्रेन हमारी बनती कैसे है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इट इज़ मेड अप ऑफ
प्रोटीन एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। हमारी मेन लाइंस इसमें क्या क्या हो गई कि इट इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच सेल व्हिच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग। इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल, यानी दोनों जगह पाई जाएगी। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। किसके द्वारा बनी होती है ये? प्रोटीन के द्वारा बनी होती है या फिर किसके द्वारा बनी होती है हमारी ये? लिपिड के द्वारा बनी होती है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। और नेक्स्ट इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन हमारी होती है, पहली चीज़ तो वो फ्लेक्सिबल होगी। दूसरी चीज़ क्या होती है? आप उसको फोल्ड भी कर सकते हो, ब्रेक डाउन भी कर सकते हो कहीं से, मतलब एक हिसाब से आप क्या कह सकते हो कि वो लचीली होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल, इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल in nature, it allow some minerals in and out of the cell। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कह रहा है कि इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, इट अलाउज सम मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। इस लाइन का साफ साफ मतलब सिर्फ एक होता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? मतलब ये कुछ ही जो हमारे कंपोनेंट होते हैं वो सेल को प्रोवाइड कराने के लिए क्या चीज़, नरिशमेंट वगैरह, या कह सकते हो आप कि सेल को जो चीज़ें नीड हैं यानी जिसकी ज़रूरत है सेल को, उसको ये सिलेक्टिवली यानी कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ऐसी हैं जिसको ये सेल के अंदर जाने देता है या फिर सेल से बाहर की तरफ आने देता है, उसी को बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल। जैसे कि क्या हो गया, कुछ मिनरल्स हमारे हो गए जिनको ये सेल के अंदर या बाहर आने जाने दे सकता है। तो यही हमारी इस लाइन का कहने का मतलब है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और ये कुछ मिनरल्स को सेल के अंदर बाहर आने जाने में क्या करती है, हेल्प करती है। और लास्ट लाइन हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, हमने क्या कहा आपसे कि ये फ्लेक्सिबल होती है, तो हम कहेंगे इट इज फ्लेक्सिबल, कैन बी फोल्डेड, कॉमा लगाएंगे हम लोग, आगे क्या लिखेंगे, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड क्या कहने का मतलब है कि ये फ्लेक्सिबल होती है, इसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं, इसको ब्रेक भी किया जा सकता है, या दो अगर सेल मेम्ब्रेन एक साथ हैं आपस में तो एक साथ वो रीयूनाइटेड मतलब खुद ब खुद अगर ब्रोक डाउन हो गई हैं तो दोबारा से अपने शेप को फिर से ये प्राप्त कर लेती हैं, तो उसी को हम वो बोलते हैं क्या, रीयूनाइटेड। ठीक है, तो ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम लोग इस सेल मेम्ब्रेन से कैसे कोई सब्सटेंस हमारा सेल के अंदर बाहर आता जाता रहता है, तो उसके बारे में आइए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे आपके सामने। क्या है वो हमारा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कैसे सब्सटेंस का मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसके बारे में आइए देखते हैं। तो इसमें जो पहली हेडिंग होगी हमारी वो होगी डिफ्यूज़न। तो पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिफ्यूज़न के बारे में। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी डिफ्यूज़न की बात आएगी तो डिफ्यूज़न ऑलवेज जो होता है वो गैसेस का होता है, इसमें कभी भी कोई और सब्सटेंस का यूज़ हम नहीं करेंगे। जब भी डिफ्यूज़न की बात आए चाहे जहाँ पर,
तो ऑलवेज आप माइंड में एक चीज़ बिठा के रखना कि हमेशा बात की गई है किसकी, एयर के बारे में, मतलब वो क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। तो जो डिफ्यूज़न होता है वो ऑलवेज किसका होता है, गैसेस का होता है। तो यहाँ पर इसमें हम पॉइंट एक नोट डाउन करेंगे, इट इज़ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज़ spontaneous movement of substance, it is spontaneous movement of substance from high concentration to high concentration to low concentration, जब भी हम डिफ्यूज़न की बात करेंगे तो ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है। कहाँ चलती है ये, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब जिधर कंसंट्रेशन हाई होगा उसके तरफ से चलेगी हमेशा लो की तरफ, मतलब ऐसे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देखें इसका, तो हमने आपसे अभी कहा कि जब भी यहाँ पर मूवमेंट की बात होगी तो ऑलवेज गैसेस की बात होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान के चल रहे हैं O2 एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी एक सेल है। इस सेल में अगर हमारे बाहर का कंसंट्रेशन O2 का ज़्यादा है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन O2 का जो है वो कम है, तो ऑलवेज ये जो हमारा इसका डिफ्यूजन होगा वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ। अगर सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, सेल के बाहर का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फिर से सेल से जाएगी बाहर की तरफ, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूज़न में जब भी बात आप करना तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब भी इसका मूवमेंट हम देखेंगे तो हाई कंसंट्रेशन से हमेशा चलती है कहाँ, लो कंसंट्रेशन की तरफ में। तो यही हमारा होता है डिफ्यूज़न। नेक्स्ट पार्ट इसमें जो हमारा आता है वो हमारा आता है क्या, ऑस्मोसिस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ऑस्मोसिस। इसी से रिलेटेड है हमारा। फर्स्ट हमारा डिफ्यूज़न था, सेकंड हमारा क्या है, ऑस्मोसिस है। तो ऑस्मोसिस हम कहते हैं उसे कि जब हमारा क्या हो, मूवमेंट यहाँ पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। तो हम कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन is called osmosis। तो वही हमारी क्या होती है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है यहाँ भी जो मूवमेंट होता है, हमने डिफ्यूज़न में देखा कि वहाँ पर गैसियस का मूवमेंट हो रहा था, गैसों का मूवमेंट हो रहा था। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। और ये भी सेम एज कैसे चलता है, जैसे कि हमारा डिफ्यूज़न था, हायर कंसंट्रेशन से ये भी चलेगा लो कंसंट्रेशन की तरफ। जिधर कंसंट्रेशन हाई होगा उधर से जाएगा ऑलवेज किधर, लो कंसंट्रेशन की तरफ में। तो ये भी इतनी बातें हो जाएंगी। इस ऑस्मोसिस में एक चीज़ हम और नोट डाउन करेंगे, इट इज़ आल्सो नोन एज, इट इज़ आल्सो नोन एज, इट इज़ आल्सो नोन एज डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट। हम ऑस्मोसिस को एक नाम से और जान सकते हैं, वो हमारा क्या है, डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इतनी बातें हमारी क्या थी कि सब्सटेंस का मूवमेंट कैसे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू,
तो दो प्रोसेस हमने बताए आपको, एक डिफ्यूज़न, सेकेंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न हमने कहा कि हायर कंसंट्रेशन से चलेगा लो की तरफ में, इसमें ऑलवेज जो हमारी आएंगी वो गैसेज आएंगी। ऑस्मोसिस जो हमारा होता है ये वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और ये भी हाई कंसंट्रेशन से चलती है लो कंसंट्रेशन की तरफ में, और इसका एक नाम और होता है डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट। अब आइए बात करते हैं हम कि हमारे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो सोल्यूशन हमारे होते हैं वो सोल्यूशन कितने होंगे हमारे। तो यहाँ पर बात करेंगे अगला हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अब सेल की बातों को आगे लेकर के हम चलते हैं। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी हमने अभी देखा उसमें कि हमारा ऑस्मोसिस कैसे होता है, डिफ्यूज़न कैसे होता है। अब वहाँ से अगर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमारा आएगा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, और इस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में हमको 3 टाइप्स के सोल्यूशन पढ़ने हैं। पहला हमारा हाइपरटोनिक, दूसरा हमारा आइसोटोनिक, लास्ट वन हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटोनिक। तो पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हाइपरटोनिक सोल्यूशन के बारे में। देखिए इस सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई हमारे पास में क्या हो, आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। हम मानते हैं कि हमारा ये एक बीकर है और हमने इस बीकर में कुछ सोल्यूशन ले रखा है किसी चीज़ का, और हमने इसमें एक सेल को डुबो दिया। ये हमारी सेल, हमने इसमें क्या किया, सेल को डुबो दिया। तो जब हमने सेल को डुबोया तो सेल का भी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन था, और इस जो पात्र में पूरा का पूरा सोल्यूशन भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है, इसका भी कुछ ना कुछ क्या था, कंसंट्रेशन था। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर हाइपरटोनिक सोल्यूशन के बारे में। तो इस सोल्यूशन का मतलब हमारा होता है कि जो बाहर का कंसंट्रेशन होगा, मतलब ये सेल है, इस सेल के जो बाहर का कंसंट्रेशन होगा, मतलब जो बीकर में भरा हुआ है, यहाँ का कंसंट्रेशन कम होगा, और जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा। और हमने आपको अभी बताया कि कोई भी चीज़ की जब मूवमेंट होती है तो हायर कंसंट्रेशन से चलता है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ में। तो यहाँ पर अगर इस सेल का हम देखें तो सेल का जो कंसंट्रेशन है वो हाई होगा, ठीक है, इनसाइड द सेल कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा। और अगर हम सोल्यूशन का कंसंट्रेशन देखें तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। और हमने अभी देखा कि हमेशा जो मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो जब सेल का कंसंट्रेशन हाई है, इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लो है, तो ये हाई से लो, यानी यहाँ सेल से निकल के इस सोल्यूशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब कंसंट्रेशन इसका निकलते क्या होगा, इस सोल्यूशन में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन सेल का हाई है और हमारे इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो ये हाई से लो की तरफ आएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब हमारी सेल क्या होगी, पूरे तरीके से श्रिंक हो जाएगी। जैसे ही मूवमेंट कंप्लीट हुआ यहाँ पर, वैसे ही हमारी सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक, यानी सिकुड़ जाएगी पूरे तरीके से। क्यों? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन था और लो था ये, तो ये हाई से लो की तरफ में बार बार इसका मूवमेंट होता रहा सब्सटेंस का, और एक समय ऐसा आया कि सब्सटेंस यहाँ से यहाँ चले गए पूरे के पूरे सोल्यूशन में, और हमारी सेल क्या हुई, श्रिंक कर गई। तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन outside the cell is less than inside the cell। मतलब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन उससे कहेंगे जहां पर कंसंट्रेशन सोल्यूशन का क्या होगा, सेल के आउटसाइड यानी सेल के बाहर क्या होगा, कम होगा, और सेल के अंदर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ड्यू टू दिस सेल्स लूज वाटर एंड श्रिंक ऐसी कंडीशन में जो सेल होती है वो अपने वाटर को लूज करती है, और एक समय ऐसा आता है कि पिचक जाती है, या कह सकते हैं श्रिंक हो जाती है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन हाई था
सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लो था और यहाँ से वाटर का मूवमेंट हुआ हाई टू लो, और यहाँ से कुछ समय बाद क्या हुआ कि इसके अंदर जितने भी इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से कम होते चले गए। जैसे ही कम हुए सेल क्या हुई, पिचक गई। तो ये था हमारा क्या, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सेकंड हमारा है क्या, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइए देखते हैं कि आइसोटोनिक क्या होता है। सेकंड सोल्यूशन हमारा आता है क्या, आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक बीकर है जिसमें हमारा क्या हुआ है, सोल्यूशन भरा हुआ है। हमने इसमें डिज़ोल्व कर दी एक सेल, और इस सेल में जो कंसंट्रेशन था वो सेल के अंदर भी इक्वल था और सेल के बाहर भी इक्वल था। मतलब आइसोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जहाँ पर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल क्या होगा, बोथ आर इक्वल्स। तो यहाँ से क्या होगा कि जब कंसंट्रेशन यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, तो दोनों का कंसंट्रेशन जब इक्वल है तो यहाँ पर ना ही सेल श्रिंक होगी और ना ही ये फूल जाएगी। मतलब ये वाटर का लॉस जितना भी करेगी उतना फिर से इसी सोल्यूशन से वापस इसमें आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इस सोल्यूशन में गए, तो जैसे ही यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल सोल्यूशन में गए यहाँ कंसंट्रेशन कम हो गया, तो कंसंट्रेशन जैसे ही कम हुआ तो इस सोल्यूशन से जाना फिर से स्टार्ट हो गया क्या, वाटर मॉलिक्यूल। और फिर से जब यहाँ सेल में आया तो हमारा ये क्या हो गया, सेल के अंदर कंसंट्रेशन फिर इक्वल हो जाएगा और बाहर भी। मतलब दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेल में भी सोल्यूशन में भी क्या होगा, इक्वल होगा। यही कंडीशन हमारी कहलाती है आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ से हम कहेंगे इक्वल कंसंट्रेशन outside and inside the cell ये इतनी बातें हो जाएंगी। और इस कंडीशन में होगा क्या कि जब दोनों साइड इक्वल होगा कंसंट्रेशन, तो इसके होगा क्या, तो हो जाएगा यहाँ से ड्यू टू दिस all gain equal amount of water which is loosed। मतलब जब हमारी बात होगी आइसोटोनिक सोल्यूशन की, तो इस सोल्यूशन में हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल बोथ आर इक्वल होगा, यानी दोनों तरफ बराबर होगा। और इस कंडीशन में होगा क्या कि ड्यू टू दिस ऑल गेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज लूज्ड। तो यहाँ पर जो अमाउंट होगा वाटर का वो दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। वही हमारा होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब लास्ट इसमें बचता है हमारा वो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आइए उसकी भी बात कर लेते हैं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। लास्ट हमारा है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक बीकर है और हमने इसमें सेल को डिज़ोल्व किया, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ सेल होता है, इसका कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ सेल, हमने क्या कहा, कंसंट्रेशन ऑफ सेल वो होगा लेस, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सेल लेस होगा। और जो इस बीकर में सोल्यूशन भरा हुआ है तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मोर। मतलब इस कंडीशन में जब बात करेंगे हम तो जो सेल का कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा और जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है यहाँ से जो इसका मूवमेंट होगा वाटर का, ये सेल की तरफ हो जाएगा ऐसे। तो जैसे ही सेल की तरफ मूवमेंट होगा तो कुछ समय बाद इस सेल में वाटर क्या होगा, गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर का जाना स्टार्ट हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब यहाँ इस सेल का जो साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लगातार इसमें क्या होगा,
वाटर जा रहा है, इंटर कर रहा है, और सेल जैसे जैसे वाटर को गेन करेगी ये स्वेल हो जाएगी यानी फूल जाएगी, और कुछ समय बाद क्या होगा कि ये बस्ट भी हो जाएगी यानी फट जाएगी। तो यही होता है हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में हम लोग कह सकते हैं क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन outside the cell is more than inside the cell, ये हो जाएगा। और इस कंडीशन में होगा क्या, हमने आपसे क्या कहा कि सेल बहुत ज़्यादा वाटर गेन कर लेगी और स्वेल कर जाएगी और फट जाएगी। तो क्या होगा, ड्यू टू दिस सेल गेन वाटर एंड स्वेल अप and may be burst, क्या होगी, ये फट जाएगी। तो ये हमारी कौन सी बात थी, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। हमने 3 तरह के सोल्यूशन पढ़े। फर्स्ट वन इज हाइपरटोनिक, वहाँ पर क्या था, सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, आउटसाइड द सेल कम होगा। हमने दूसरा क्या पढ़ा, आइसोटोनिक, वहाँ सेल और सेल के बाहर कंसंट्रेशन इक्वल होगा। तीसरा हमने क्या पढ़ा, हाइपोटोनिक, यहाँ पर सेल का कंसंट्रेशन कम होगा एंड आउटसाइड द सेल कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यही 3 हमारा क्या था। तो पहले कंडीशन में हमारा क्या हुआ हाइपरटोनिक में कि सेल वाटर को लूज करती है और श्रिंक हो जाती है। दूसरे में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, नो चेंज। लास्ट में हमारा क्या हुआ, सेल वाटर को गेन करता गया और स्वेल कर गया, बाद में बस्ट हो गया। यही 3 हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हमारी जो थी, हमने आज सेल के बारे में जो स्टार्ट किया था, तो ये मोटे मोटे तौर पर हमने बता दिया किसके बारे में, पूरा कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन के बारे में। कल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना, जहाँ से हम सेल ऑर्गेनेल को लेकर के चलेंगे, जहाँ हमारा सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब डिस्कस करते चलेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। तो आई होप कि आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। जब भी आप कभी भी क्लास को स्टार्ट करें अटेंड करना, तो ऑलवेज़ आप क्या करिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। जितने भी कॉन्सेप्ट नोट डाउन करवाए जाएँ तुरंत नोट डाउन कीजिए इसको, और आप नोट्स बनाने के बाद में अच्छे से उसको प्रिपेयर कीजिए। जब कभी भी कोई डाउट आए तो एक बार वीडियो को प्ले करिए फिर से और उसको दोबारा से देखिए, कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। बहुत ही स्लो वे में आज हमने ये टॉपिक क्या किया, इतना थोड़ा सा कंप्लीट किया है। बाकी जो इसके आगे के टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे हम अपने किस में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो अगर आप सबको पसंद आया हो तो इसको एक लाइक दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न ज़रा सा भी क्रिएट हुआ हो टॉपिक में तो उसको आप मेंशन कीजिएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके कन्फ्यूज़न को दूर किया जाएगा, तब क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर भी कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर अगर आप विज़िट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के एक नए टॉपिक को, और करेंगे उसमें हम लोग क्या, धूम धड़ाका। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।